सक्सेस विद मुकेश में आपका स्वागत है। तो अगर मैं कहूं कि जो प्योर दूध का पैकेट आज सुबह घर आया था वो विज्ञान की नज़र में बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है, तो शायद थोड़ी हैरानी होगी सबको। हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है शुरू में, क्योंकि आमतौर पर शुद्धता का मतलब मिलावट का ना होना होता है ना? बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध हवा। लेकिन आज जब हम पदार्थ यानी मैटर के इस वैज्ञानिक सफर पर निकल रहे हैं आज के इस सेशन में, तो सबसे पहले इस आम धारणा को तोड़ना पड़ेगा। सही कहा। एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के दूसरे चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसका पूरा आधार ही यही है। हाँ, और हमारा मकसद इस डीप डाइव में यही है कि हम एक क्लासरूम की तरह इस साइंस को डीकोड करें और एग्जाम के नजरिए से हर एक कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्लियर करें। तो सबसे पहले आप ही बताइए कि एक लेबोरेटरी के अंदर शुद्धता के मायने आखिर होते क्या हैं? देखिए, भाषा और विज्ञान दोनों अलग अलग ढंग से सोचते हैं। विज्ञान की कड़ी नजर में एक शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर मौजूद सभी कण यानी उसके पार्टिकल्स रासायनिक रूप से बिल्कुल एक समान हो। अच्छा, मतलब उनके केमिकल नेचर में जरा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए। एकदम सही। इसे एक उदाहरण से समझे तो जैसे कि एक जार है और उसमें सिर्फ लाल रंग के एक जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स भरे हुए हैं, तो वो जार एक शुद्ध पदार्थ की तरह हुआ। जैसे लोहे का एक छोटा टुकड़ा जिसमें हर एक कण सिर्फ लोहे का ही होगा। हाँ, ये बहुत बढ़िया एनालॉजी है। लेकिन यहाँ पर वही दूध वाला सवाल वापस आ जाता है। बिल्कुल सफेद और एक जैसा लगता है, उसमें अलग अलग ब्लॉक्स कहाँ से आ गए? फिर वो शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि जब दूध को एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो सच्चाई कुछ और निकलती है। दूध दरअसल जल, वसा यानी फैट और प्रोटीन का एक मिश्रण है। ओ, मतलब वो अलग अलग चीजों से मिलकर बना है। बिल्कुल, मिश्रण वो होता है जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों से मिलकर बना हो। इसलिए भले ही दूध बाहर से एक जैसा दिखे, उसके अंदर अलग अलग रासायनिक प्रकृति वाले कण मौजूद होते हैं। और यही कारण है कि विज्ञान उसे मिश्रण या मिक्सचर कहता है, शुद्ध पदार्थ नहीं। ये बात सच में पूरा नजरिया बदल देती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें मिश्रण ही है। पर तो क्या सभी मिश्रण एक तरीके से ही बनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं पानी में चीनी मिलाऊं और दूसरी तरफ पानी में मिट्टी मिलाऊं, तो दोनों की स्थिति तो बिल्कुल अलग दिखती है ना? हाँ, और इसी अलग स्थिति के आधार पर मिश्रण को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला होता है समांगी मिश्रण, जिसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जिसमें सब कुछ बराबर मिल जाता है। सही पकड़ा। इसमें पदार्थ आपस में इस तरह घुल जाते हैं कि उनकी बनावट पूरी तरह से समान हो जाती है। जैसे जल में नमक का घुलना। एक बार नमक घुल गया तो पानी का हर घूंट एक जैसा नमकीन लगेगा। कण पूरी तरह से मिल चुके होते हैं। और दूसरा वाला जो मिट्टी वाला था? वो होता है विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें अंश भौतिक दृष्टि से अलग होते हैं। जैसे पानी में तेल डालना, तेल की परत पानी के ऊपर तैरती दिख जाएगी और बनावट पूरी तरह असमान होगी। रुकिए, तो अगर नमक और पानी का समांगी मिश्रण इतने अच्छे से मिल गया है कि वो एक नया समान रूप ले चुका है, तो क्या उसे हम एक अलग नाम नहीं देते विज्ञान में? बिल्कुल देते हैं। जब एक समांगी मिश्रण पूरी तरह और सटीक ढंग से बनता है तो उसे विलयन या सॉल्यूशन कहा जाता है। नींबू पानी इसका एक बड़ा ही आम उदाहरण है। अब इस विलयन के अंदर दो मुख्य खिलाड़ी होते हैं। एक होता है विलय यानी सॉल्यूट, जो कम मात्रा में होता है, जैसे चीनी या नींबू का रस। और दूसरा होता है विलायक यानी सॉल्वेंट, जिसकी मात्रा अधिक होती है, जैसे पानी। तो सीधा सा इक्वेशन है विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। यहाँ एक धारणा ये बन जाती है दिमाग में कि पानी हमेशा सॉल्वेंट होगा और कोई ठोस चीज हमेशा सोल्यूट। हाँ, पर दरअसल ये सिर्फ मात्रा का खेल है। जो ज्यादा है वो विलायक है। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिलचस्प स्थिति बनती है। जैसे अगर मैं पानी में चीनी घुलती जाऊं, तो एक समय आएगा जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी, है ना? वो नीचे बैठने लगेगी। उस वक्त क्या होता है? उस स्थिति में विलयन एक नई अवस्था में पहुंच जाता है, जिसे संतृप्त या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, मतलब अब उसमें और जगह नहीं बची। एकदम सही। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि पानी के अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ खाली जगह होती है, जहां चीनी के कण जाकर बैठ जाते हैं। हाँ, और जब किसी निश्चित तापमान पर वो सारी खाली जगह भर जाती है तो और विलय नहीं घुल सकता। सही कहा, यही संतृप्त स्थिति है। लेकिन जब तक वो जगह बची है और आपका विलय लगातार घुल रहा है, तब तक उसे असंतृप्त या अनसैचुरेटेड विलयन कहा जाता है। ये जगह भरने वाला जो कॉन्सेप्ट है,
इस सच में इस पूरी प्रक्रिया को विजुअलाइज करने में काफी मदद करता है। अब सोचिए लैब में बैठकर किसी वैज्ञानिक को या किसी स्टूडेंट को ये पता लगाना हो कि एक विलयन में कितनी जगह भरी है, यानी कि कितना सॉल्यूट घुला हुआ है। हाँ, तो सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन निकालने का जो मैथ है वो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। जैसे अगर 320 ग्राम्स पानी में 40 ग्राम्स नमक घुला हुआ है तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, वो सीधा 40 को 320 से भाग दे देंगे। और यही सबसे बड़ी गलती होती है जो अक्सर एक लैब में या एग्जाम में की जा सकती है। वेट, सच में? तो सही तरीका क्या है? देखिए, अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज निकालना है तो सिर्फ पानी का वजन नहीं लिया जाता। फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान, उसको भाग देना है विलयन के कुल द्रव्यमान से और फिर उसे 100 से गुणा करना है। और 320 ग्राम पानी को पहले जोड़ना पड़ेगा हमें। बिल्कुल। तो टोटल द्रव्यमान हुआ 360 ग्राम। फिर 40 को 360 से भाग देकर 100 से गुना करेंगे, जिसका नतीजा लगभग 11.1% आता है। ये तो एक बहुत जरूरी ट्रैप है जहां एग्जाम्स में अक्सर गलती होती होगी। हाँ, और इस छोटी सी डिटेल को याद रखना बहुत जरूरी है। खैर, अब वापस उस बात पर आते हैं जो चीनी और मिट्टी को घोलते वक्त हमने शुरू की थी। हाँ, चीनी घुल गई जो कि विलयन बन गया। और मिट्टी के कण पानी में घुलते नहीं बल्कि तैरते रहते हैं और थोड़ी देर बाद ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाते हैं। इसे निलंबन या सस्पेंशन कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इन कणों को हम सीधे अपनी आंखों से देख सकते हैं, राइट? सही पकड़ा। लेकिन विज्ञान में खेल तब शुरू होता है जब पदार्थ हमारी आंखों को धोखा देने लगते हैं। धोखा देने से मुझे फिर से उस दूध की याद आ रही है, क्योंकि दूध में ना तो चीनी की तरह कण पूरी तरह गायब होते हैं और ना ही मिट्टी की तरह उसके कण नीचे बैठते हैं। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। और इस तीसरी स्थिति को कोलॉइड कहा जाता है। कोलॉइड देखने में समांगी यानी होमोजीनियस प्रतीत होता है, पर सच्चाई ये है कि ये विषमांगी यानी हेट्रोजिनस मिश्रण है। अच्छा, तो मतलब इसके कण सस्पेंशन जितने बड़े नहीं होते? हाँ, इसके कण इतने छोटे होते हैं कि वो सीधी आंखों से तो नहीं दिखते, पर इतने बड़े जरूर होते हैं कि वो पानी में तैरते रहें और नीचे ना बैठें। दूध और कोहरा ये दोनों कोलॉइड्स के ही उदाहरण हैं। पर एक सवाल है, अगर आंख से देखकर अंतर नहीं समझा जा सकता तो कोई वैज्ञानिक कैसे साबित करेगा कि दूध एक ट्रू सॉल्यूशन नहीं बल्कि कोलॉइड है? यहाँ पर मैंने सुना है विज्ञान एक बहुत ही सुंदर प्रभाव का इस्तेमाल करता है। हाँ, आप शायद टिंडल इफेक्ट की बात कर रही हैं। बिल्कुल, टिंडल इफेक्ट। ये आखिर काम कैसे करता है? देखिए, टिंडल प्रभाव असल में रोशनी की किरण का फैलना यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। अगर किसी ट्रू सॉल्यूशन से प्रकाश गुजरेगा तो रोशनी सीधी निकल जाएगी, आपको रास्ता नहीं दिखेगा। और कोलॉइड में? लेकिन जब प्रकाश किसी कोलॉइड से गुजरता है तो उसमें मौजूद कण उस रोशनी को अपने आसपास फैला देते हैं, जिससे उस किरण का रास्ता पूरी तरह चमकने लगता है। वाह! इसे अगर मैं एक आसान भाषा में सोचूं तो जैसे बंद अंधेरे कमरे में जब छत या खिड़की के एक छोटे से छेद से सूरज की रोशनी अंदर आती है तो वो एक चमकती हुई किरण की तरह दिखती है ना? एकदम वही चीज। उस किरण के अंदर तैरते हुए धूल के छोटे छोटे कण रोशनी को फैला रहे होते हैं और यही टिंडल इफेक्ट है। और इसी तरह दूध भी प्रकाश को फैलाता है और यही कारण है कि दूध एक कोलॉइड होने की कोटि में आता है। ये अपने आप में एक परफेक्ट असर्शन और रीजन का टेस्ट केस है स्टूडेंट्स के लिए। सही कहा। तो अब तक हमने चीजों को मिलाना, घोलना और पहचानना सीख लिया, लेकिन विज्ञान तब तक अधूरा है जब तक हमें चीजों को वापस अलग करना ना आता हो। हाँ, सेपरेशन टेक्निक्स, पदार्थों को अलग करने की पृथक्करण तकनीकें सच में बहुत खास होती हैं। जैसे अगर पानी में नमक घुला हो तो उसे वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन से अलग किया जाता है। सही बताया, उसमें पानी उबलकर वाष्प बन जाता है और नमक पीछे छूट जाता है। स्याही से रंग अलग करने का भी यही तरीका है। ये तो आसान लगता है, लेकिन हर जगह उबलना काम नहीं करता। अगर दूध से मुझे क्रीम निकालनी हो और मैं उसे उबालने लगूं तो वो अलग थोड़ी होगा, उसकी तो चाय या मावा बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ मिट्टी को छानने जैसा निष्पंदन यानी फिल्ट्रेशन भी काम नहीं आएगा, क्योंकि कोलॉइड के कण तो फिल्टर पेपर के आर पार निकल जाएंगे। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसी स्थिति में यहाँ फिजिक्स हमारी मदद करने आती है और उस तकनीक का नाम है अपाकेंद्रीकरण, जिसे इंग्लिश में सेंट्रिफ्यूगेशन कहते हैं। सेंट्रिफ्यूगेशन, इसमें क्या होता है? जब कण इतने छोटे हों कि फिल्टर पेपर से निकल जाएं, तो उस मिश्रण को एक मशीन में डालकर इंतहाई तेजी से घुमाया जाता है। तेजी से घूमने के कारण एक सेंट्रिफ्यूगल फोर्स बनता है। अच्छा,
तो उस फोर्स से क्या असर पड़ता है? उससे जो भारी कण होते हैं वो फोर्स की वजह से नीचे की तरफ दब जाते हैं और हल्के कण जैसे दूध की क्रीम वो तैरकर ऊपर आ जाते हैं। अरे वाह, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तो हमारे घरों में रखी वॉशिंग मशीन का कपड़े सुखाने वाला हिस्सा है। एकदम सही उदाहरण याद दिलाया आपने। वो भी तो कपड़ों को इतनी तेजी से घुमाता है कि पानी के कण अलग होकर बाहर निकल जाते हैं। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि लैब की एक एडवांस्ड तकनीक रोज हमारे कपड़े सुखा रही है। यही तो साइंस की खूबसूरती है। लेकिन देखिए, यहाँ एक धारणा स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। इन सभी तकनीकों में चाहे पानी को वाष्प बनाएं या दूध को घुमाकर क्रीम निकालें, पदार्थ की रासायनिक पहचान नहीं बदल रही है। हाँ, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी वही रहती है। और ये हमें पदार्थों में होने वाले बदलाव यानी चेंजेस के बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर ले आता है। बिल्कुल, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन यानी फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ये किसी भी मैटर को समझने का दिल है। अगर हम पहले भौतिक परिवर्तन की बात करें तो इसमें पदार्थ के संगठन में यानी उसके कॉम्पोजिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब चाहे पानी बर्फ बन जाए या उबलकर भाप बन जाए, वो अंदर से H2O ही रहेगा। सही पकड़ा, कोई नया पदार्थ नहीं बनता और ये आमतौर पर उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल होता है, जैसे बर्फ को पिघलाकर वापस पानी बनाया जा सकता है। और दूसरी तरफ रासायनिक परिवर्तन एक नो यू टर्न रास्ते जैसा है। ये अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल होता है। यहाँ हमेशा एक नया पदार्थ तैयार होता है जिसके गुण पहले वाले से बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ कई बार कंफ्यूजन होते हैं। चले एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। मान लीजिए सामने एक मोमबत्ती जल रही है। देखने पर लगता है कि मोम पिघल रहा है, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ, राइट? देखा जाए तो लगता तो यही है, पर क्या ये पूरा सच है? ये एक बहुत ही शानदार और ट्रिकी सवाल है जो ध्यान से समझना जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मोमबत्ती का सिर्फ पिघलना एक भौतिक परिवर्तन जरूर है। ओके। लेकिन मोमबत्ती में जो धागा जल रहा है और जो मोम के कण गैस बनकर जल रहे हैं, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा क्यों? क्योंकि जलने की उस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी नई गैस बनती है। उसे वापस हम मोमबत्ती नहीं बना सकते। वैसे ही हमारे पेट में भोजन का पचना या लोहे पर जंग लगना, ये सब भी रासायनिक बदलावों के ही उदाहरण हैं। वाह, ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अगर हम इन रासायनिक बदलावों के जरिए पदार्थ को लगातार तोड़ते चले जाएं, उसे सिंप्लीफाई करते चले जाएं, तो एक आखिरी पड़ाव आएगा जहां पदार्थ को और सरल हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकेगा। उसको आखिर क्या कहते हैं? उस सबसे आखिरी आधारभूत इकाई को तत्व यानी एलिमेंट कहते हैं। तत्व पदार्थ का वो मूल रूप है जिसे किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया से और नहीं तोड़ा जा सकता। इन तत्वों को मुख्य रूप से 3 कानों में बांटा गया है। और वो 3 काने कौन से हैं? धातु यानी मेटल्स, अधातु यानी नॉन मेटल्स और उपधातु यानी मेटलॉइड्स। अगर हम धातुओं की बात करें तो उनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। वो चमकीली होती हैं और ताप तथा विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। और साथ ही वो आघातवर्ध्य यानी मैलेबल और तन्य यानी डक्टाइल भी होती हैं। हाँ, बिल्कुल। इन 2 शब्दों के पीछे का मैकेनिज्म भी बड़ा कमाल का है। लोहे या सोने जैसी धातुओं के परमाणुओं यानी एटम्स के बीच के बॉन्ड ऐसे होते हैं कि अगर उन पर हथौड़ा मारा जाए तो वो टूटने के बजाय एक दूसरे के ऊपर फिसल जाते हैं। सही बताया आपने। इसलिए उन्हें पीटकर चादर जैसा मैलिएबल बनाया जा सकता है या खींचकर तार यानी डक्टाइल रूप में लाया जा सकता है। वहीं अगर हम कोयले पर हथौड़ा मारेंगे जो कि एक अधातु या नॉन मेटल है, तो वो फिसलेगा नहीं, चूर चूर हो जाएगा। एकदम सही समझाया। अधातु आमतौर पे रंग बिरंगी होती हैं और सुचालक नहीं होती, जैसे ऑक्सीजन या कार्बन। और फिर होते हैं उपधातु या मेटलॉइड्स, जैसे सिलिकॉन, जो इन दोनों के बीच के गुण दिखाते हैं। धातुओं के संदर्भ में एक और हैरानंगेज अपवाद है जो हम सबको पता होना चाहिए, पारा यानी मर्क्यूरी। हाँ, ये एक अकेली ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर ठोस नहीं बल्कि द्रव यानी लिक्विड अवस्था में रहती है। ये सब तो हो गई अकेले तत्वों की कहानी। लेकिन तत्व हमेशा अकेले तो रहते नहीं हैं, वो आपस में मिलते हैं। जब 2 चीजें मिलती हैं तो हमने पहले बात की थी मिश्रण की, लेकिन यहाँ एक और चीज तैयार होती है जिसे यौगिक या कंपाउंड कहा जाता है। बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर मैंने 2 चीजों को मिला दिया
तो मुझे आखिर कैसे पता चलेगा कि वो एक मिश्रण बना है या एक यौगिक बन गया है? कॉम्पोजिशन। मिश्रण में चीजें आगे पीछे किसी भी अनुपात में हो सकती हैं, पर यौगिक में अनुपात हमेशा स्थायी यानी फिक्स्ड होता है। जैसे पानी? हाँ, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा एक ही अनुपात में रहेंगे, चाहे वो पानी दुनिया के किसी भी कोने का हो। और इसका सबसे रोचक पहलू है तीसरा पैमाना, जो है गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज। मिश्रण हमेशा अपने अंदर मौजूद चीजों के ही गुण दिखाता है। नमक और पानी मिलकर नमकीन पानी ही बनाएंगे, पर यौगिक यानी कंपाउंड, उसमें कहानी बिल्कुल ही पलट जाती है। ये पॉइंट सबसे जरूरी है। जैसा कि पानी का ही उदाहरण लें, हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो बहुत तेजी से आग पकड़ती है। ऑक्सीजन वो गैस है जो आग जलने में मदद करती है, लेकिन इन दोनों से मिलकर बना यौगिक पानी वो आग को बुझाता है। ये एक नया पदार्थ बनने की सबसे बड़ी पहचान है ना? हाँ, ये सच में एक जादू जैसा लगता है, पर यही केमिस्ट्री है। और इसका चौथा पैमाना है पृथक्करण या सेपरेशन। मिश्रण को हम भौतिक ढंग से जैसे छानकर या उबालकर अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक जैसे पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वापस तोड़ने के लिए आप उसे उबाल नहीं सकते। तो फिर उसको कैसे अलग करेंगे? उसके लिए रासायनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, जैसे पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है। अच्छा, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पीतल यानी ब्रास क्या है? वो तो दो चीजों जिंक और कॉपर को मिलाकर बनता है और एकदम नया सा लगता है। वो क्या है? पीतल दरअसल एक मिश्रण ही है, क्योंकि भले ही वो नया दिखता हो, जिंक और कॉपर आपस में रासायनिक रूप से जुड़े नहीं होते हैं। पीतल अब भी उन दोनों के गुण दर्शाता है और उसमें जिंक और कॉपर का अनुपात भी आप बदल सकते हैं, वो फिक्स नहीं होता। इसलिए ये एक स्थायी यौगिक नहीं है। ये एक बहुत जरूरी अंतर था। तो अब समय आ गया है कि इस पूरे सफर का एक नक्शा, एक मास्टर मैप बनाया जाए, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाए हमारे माइंड में। जरूर। अगर हम मैटर यानी पदार्थ के इस मास्टर क्लासिफिकेशन को बनाएं, तो सबसे ऊपर आता है पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस। इसे हम दो बड़ी शाखाओं में बांटते हैं। पहली शाखा है शुद्ध पदार्थ, जिनका एक निश्चित संगठन होता है, और दूसरी शाखा है मिश्रण, जिनका संगठन निश्चित नहीं होता। फिर जो शुद्ध पदार्थ हैं वो दो और हिस्सों में टूटते हैं। पहला तत्व यानी एलिमेंट्स, जिन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे लोहा या ऑक्सीजन। और दूसरा यौगिक यानी कंपाउंड्स, जिनका अनुपात फिक्स्ड है और जिन्हें सिर्फ केमिकल रिएक्शन से तोड़ा जा सकता है, जैसे पानी या नमक। और वहीं दूसरी तरफ मिश्रण भी दो हिस्सों में टूटता है। समांगी मिश्रण, जहां बनावट एक जैसी हो, जैसे नींबू पानी, और विषमांगी मिश्रण, जहां बनावट असमान हो, जैसे मिट्टी और पानी या फिर रक्त। तो चलिए, जो ज्ञान की जांच और मेगा अभ्यास टेस्ट सोर्स में दिए गए हैं, उन्हें एक बार फटाफट इस मास्टर मैप पर टेस्ट कर लेते हैं। एग्जाम की पूरी तैयारी यहीं हो जाएगी। बिल्कुल। पहले पार्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पानी में नमक क्या है? तो जवाब है ये एक समांगी मिश्रण है। फिर विलयन का बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? जवाब है विलायक। एक ट्रू फॉल्स है, शुद्ध पदार्थों में एक ही प्रकार के कण होते हैं। ये पूरी तरह सत्य यानी ट्रू। और संतृप्त विलयन, वो जिसमें दिए गए तापमान पर और सोल्यूट ना घुल सके। परफेक्ट। और दूसरे पार्ट के क्वेश्चंस पर आए तो दूध का कोलॉइड होना और टिंडल इफेक्ट दिखाना, इस पर जो असर्शन था वो दोनों ट्रू है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। क्रीम निकालने की तकनीक अपाकेंद्रीकरण। फिर एक ट्रू फॉल्स, मोमबत्ती का जलना सिर्फ भौतिक बदलाव है। ये असत्य है, क्योंकि पिघलना भौतिक है पर जलना रासायनिक है। सही। और निलंबन और कोलॉइड में मुख्य फर्क यही है कि निलंबन के कण दिखते हैं और बैठ जाते हैं, जबकि कोलॉइड के कण दिखते नहीं हैं पर तैरते रहते हैं। पीतल एक मिश्रण है, क्योंकि वो अपने कंपोनेंट्स के गुण दिखाता है और वेरिएबल कॉम्पोजिशन है। ये दोनों बातें ट्रू हैं। और एंड में वो मेगा असेसमेंट टेस्ट का कैलकुलेशन भी एक बार कंफर्म कर लें। 40 ग्राम सॉल्ट 320 ग्राम पानी में, कॉन्सेंट्रेशन 40/316/100 हुई, जो 11.1% बनती है। क्लासिफिकेशन में बर्फ और लोहा प्योर सब्सटेंस हैं, समुद्री जल, दूध और मिट्टी मिश्रण हैं, और चेंजेस में पानी का जमना भौतिक है और खाना पचना रासायनिक। वाओ, ये मास्टर असेसमेंट कितना क्रिस्प और क्लियर था। चलिए, इस डीप डाइव को अब हम रैप अप करते हैं। जरूर। तो आखिरी बार क्विक रिकैप यही है। सॉल्यूशन एक समांगी मिश्रण है,
सस्पेंशन एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कण दिखते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। कोलॉइड दिखता समांगी है पर होता विषमांगी है और टिंडल इफेक्ट दिखाता है। एलिमेंट बेसिक फॉर्म है, कंपाउंड फिक्स प्रोपोर्शन में है और इनके अलगाव के तरीके भौतिक और रासायनिक में बटे हुए हैं।